Hello everyone. In this video, we are going to discuss about cell. In biology, the cell is the fundamental structure and biological units of all living beings. There are three words. One is functional, another one is structural, and third one is unit. As I already told that biology is the game of birds, so we break the words and understand what is cell. Apart from this, all the living organisms are composed of trillions of cells. इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मे बी द ह्यूमन, एनिमल और बर्ड्स, these all are made up of more than trillions of cells. For understanding the functional structural unit, we should understand the organization of the body, the human body or any other living body. बॉडी को ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए बी कंसीडर्ड द लिविंग बॉडी एज द बंगलो. हम क्या करते हैं, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए जो हमारी लिविंग बॉडी है उसे हम क्या सपोज करते हैं दैट द लिविंग बॉडी इज द बंगलो. अब अगर हम इस बंगलो का ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं तो सिंपल सी बात है, हम किसका ऑर्गेनाइजेशन समझ जाएंगे, लिविंग बॉडी का. अब हमारा जो बंगलो है वो किससे मिलकर बना है, ईंट से. सबसे स्मॉल यूनिट क्या हुई, ईंट, जिसे इन इंग्लिश वी कॉल्ड ब्रिक. जब अ ग्रुप ऑफ ब्रिक किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, एक वॉल का, यानी कि एक दीवार का. एंड द ग्रुप ऑफ वॉल फॉर्म द रूम, यानी कि हमारी जो दीवार है वो मिलकर क्या बनाएंगी, एक रूम. एंड द ग्रुप ऑफ रूम फॉर्म द हाउस. नॉर्मली चार कमरे अगर जुड़ जाए तो क्या कहला जाता है, एक हाउस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ऐसे 4 से 5 हाउस को जोड़ दें, यानी कि 20 to 25 रूम्स, इस बड़े हाउस को हम क्या बोलते हैं, बंगलो. सेम एज जो लिविंग बॉडी रहती है, इट्स कंसिस्ट द स्मॉलेस्ट यूनिट इज द सेल. द ग्रुप ऑफ सेल मेक द टिश्यू, the group of tissue make the organ, the group of organ make the system, and the group of system makes the living body. Okay, so now we should understand what is unit. Unit हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि एक तो हमारा फंक्शन भी परफॉर्म करती है एज वेल एज हमारा स्ट्रक्चर भी बनाती है. इसके अलावा यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या है, किसी भी चाहे बंगलो हो या बॉडी हो, जो सबसे उसका मेन कंपोनेंट्स होगा उसे हम बोलेंगे यूनिट. इन बंगलो अगर हम देखें तो अब जो एक बंगलो रहता है उसमें ईंट के साथ गिट्टी भी लगती है, रेत भी लगती है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है वो है ईंट. क्योंकि अगर गिट्टी और रेत नहीं भी हुए तो हम मिट्टी जोड़कर घर बना सकते हैं, बंगलो बना सकते हैं. बट अगर ईंट ही नहीं रहेगी तो देयर इज no formation of bungalow. As this, cell is the basic unit of our body. अगर सेल नहीं रहेगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता. Okay, now let's move forward. We will discuss about the general characteristics of the cell. Okay, now as I told that the brick is the basic unit or the functional and structural unit of the bungalow. अब हम ब्रिक को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं. यूनिट तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा एक जो मेन हमारा सब्सटेंस रहेगा, कंपोनेंट्स, उसे हम बोलेंगे यूनिट. बट व्हाई वी कॉल इट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल. अब हम अगर ब्रिक को देखें तो जो बंगलो का पूरा फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक. एंड इसके अलावा जो बंगलो का फंक्शन रहेगा, फंक्शन क्या होगा बंगलो का, कि बारिश हो रही है तो हमें पानी से बचा रहा, बाहर तूफान आ रहे हैं, आंधी चल रही है तो हमें उनसे बचा रहा. ये पूरा काम रहता है ब्रिक का. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर. एज लाइक दिस, जो हमारी बॉडी रहती है, इसमें जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, सेल से. दैट्स व्हाई फंक्शनल यूनिट. एज वेल एज जो हमारी ह्यूमन स्ट्रक्चर है, हमारे पास दो हाथ हैं,
दो पैर है, दो आंखें हैं. It is also made up of cells. That's why it is called functional as well as the structural unit. Okay, now let's move forward. We will discuss about the general characteristics of cell. As I told, living body is made up of cells. तो जो भी फीचर सेल के होंगे वही फीचर्स टिश्यू के होंगे, एंड जो फीचर्स टिश्यू के होंगे वही ऑर्गन के होंगे, एंड जो फीचर्स ऑर्गन के होंगे वही सिस्टम के एंड बॉडी के, क्योंकि सेल से ही मिलकर बने. तो सेल के फीचर्स को समझने के लिए हम अपने ह्यूमन बॉडी की डेली की कुछ प्रोसेसेस को नोटिस करते हैं, वही पर्टिकुलरली सेल के फीचर रहेंगे. जैसे हमारी जो डेली नीड्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड एंड वाटर, यानी कि जितनी भी लिविंग बॉडीज है, नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल्सो द बर्ड्स एंड एनिमल, दे ऑल रिक्वायर्ड फूड एंड वाटर. इट मीन्स द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम देखें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, फूड और वाटर के अलावा हम हर मिनट हर सेकेंड ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं. सेकेंड वन इज नीड ऑफ ऑक्सीजन. अब ये दोनों चीज किस लिए होती है, इनटेक ऑफ फूड एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. ये जो होता है इट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे जो फूड वाटर एंड ऑक्सीजन है ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी. अब एक्चुअली हम समझते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी क्यों नेसेसरी है. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, यानी कि अगर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा तो ही हमारी सेल फंक्शन परफॉर्म करेंगी, अदरवाइज दे डजंट परफॉर्म देयर फंक्शन. और अगर हमारी सेल कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है तो सिंपल सी बात है हमारे टिश्यू भी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं. एंड इफ tissues not performing their function properly, so organ also do not perform their function. और अगर हम किसी भी ऑर्गन को सपोज करते हैं, सपोज हार्ट, अगर हमारा हार्ट ही फंक्शन ना करे और हमारा ब्लड ही पंप ना हो, सो इट मे कॉज डेथ. सेम एज इफ लंग्स नॉट फंक्शनिंग वेल, सो इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन डेथ, क्योंकि ना ही ऑक्सीजन का इंटेक हो पाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. अब ये तो नॉर्मली है, वी इनटेक फूड, ड्रिंक वाटर, लेकिन इसमें से क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है, इट मींस जितने भी न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस हैं, यानी कि इसेंशियल सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर डेली एक्टिविटीज, उनका तो एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी कर लेती है थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. बट उसके अलावा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट, और वी कैन से दैट एलिमिनेट बाहर कर देना. जैसे कि नॉर्मली थ्रू यूराइनेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, वी इनटेक ऑक्सीजन बट वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो ऑक्सीजन यूज हो रही है एनर्जी प्रोडक्शन में, आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी एक्सपायर द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, apart from this, the fifth one is growth, or you can say that division. अभी हमारी ग्रोथ कहाँ से होगी, अब ग्रोथ को आप लोग कैसे समझ सकते हैं, द ग्रोथ फ्रॉम बेबी टू बेबी. अब इसमें से जो फर्स्ट वन बेबी है ये है हमारा इन्फेंट्स, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी, एंड द अनदर बेबी, ये जो बाद में बेबी रहता है, आजकल 50-50 साल के लोग बेबी हो रहे हैं. तो ये जो ग्रोथ हो रही है, ये जो हमारी ग्रोथ होती है, इट इज बाय द सेल डिवीजन, यानी कि जो हमारी सेल हैं वो डेली हर मिनट हर सेकेंड डिवाइड होती हैं एंड ग्रोथ करती हैं. अब आप बोलोगे सर ये तो आप कुछ भी बोल रहे हो कि हमारी डेली ग्रोथ तो नहीं होती, हम तो डेली अपने आप को 50 बार आईने में देखते हैं, कभी हमने चेंजेस नहीं देखे. तो बेटा इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को 50 बार जब आईने में देखते हो, आज आप क्या करना, अपनी एक फोटो लेना मोबाइल में, उस फोटो को देखना और आपकी कोई 2 साल पहले की फोटो होगी उसको देखना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या चेंजेस हो रहे हैं. अब ये जो सेल डिवीजन होता है, सो आप लोगों के समझ में आया, द ग्रोथ फ्रॉम बेबी टू बेबी.
Well, let's move forward. There is one important thing. हमारी जितनी भी सेल हैं सारी की सारी डिवाइड होती हैं अपार्ट फ्रॉम द न्यूरॉन. हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी कि सेल्स ऑफ ब्रेन, दे डू नॉट डिवाइड. अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे सारी बॉडी के सेल डिवाइड हो रहे हैं बट न्यूरॉन नहीं हो रहे. इसका रीजन क्या है? एक्चुअली अब भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो होती है थ्रू द सेल डिवीजन, और पर्टिकुलरली ये हम सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं. अब हमारी जो सोमैटिक सेल है इसमें जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोटिक या माइटोसिस. इसमें क्या होता है, हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं: प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. इसमें से अब जो हमारा सेल डिवीजन होता है, सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, सेल. ये हमारे पास है सेल, एंड ये हो गया हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस, और इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास न्यूक्लियोल्स. इसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स. अब हमारे जो सेल का डिवीजन होता है, और वी कैन से दैट द प्रोफेज इट स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रियोल्स. अब हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं दे ऑल हैव द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स. बट जो हमारे न्यूरॉन होते हैं दे कंटेन द न्यूक्लियस बट दे डू नॉट हैव द सेंट्रियोल्स. और इफ देयर इज नो सेंट्रियोल सो नो डिवीजन स्टार्ट एंड न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड. Let's move forward. Now we will discuss about some important spaces which are related to the cell. The first one is intercellular space. As I told that biology is the game of words. So first we break the words, then understand. It is made up of 2 words, intra and cellular. What is the meaning of intra? The meaning of intra is in. It is made up of in. In means under. The cellular is related to cell, and the space means space. So the space which is present inside the cell is known as intercellular space. Apart from this, another one is intracellular fluid. It is also made up of 2 words, intra and cellular. The intra means the in means under, and the cellular means cell, and the fluid तो आप लोग समझते होंगे, लिक्विड. तो ऐसा फ्लूइड जो कि हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. इसे हम और क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म. साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा और फ्लूइड. नाउ another one is extracellular fluid. It is also made up of 2 words. One word is extra, another one is cellular. The extra means exit. आप लोगों ने एंट्री एग्जिट है ना, किसी भी हॉस्पिटल गए होंगे या मॉल, उसमें 2 डोर रहते हैं, नॉर्मली बाहर जाने वाले को एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिट. तो यहां से जो एक्स निकला है इट्स फ्रॉम एग्जिट. एक्स मीन्स बाहर, इसका मतलब सेल. So the space this is present outside the cell is known as extracellular space. As this there is extracellular fluid. The fluid which is present outside the cell is known as extracellular fluid. Okay, let's move forward. The another one is interstitial space. It is also made up of 2 words, inter and stitial. Inter का मतलब होता है बीच में, between. ध्यान देना आप लोग, इंट्रा का मतलब है अंदर, in, बट इंटर का मतलब है between, बीच में. तो the space which is present between 2 cells is known as interstitial space. As this, the fluid which is present between 2 cells is known as interstitial fluid. ओके, तो मैं यहाँ पर हमने 2 वर्ड देखे, इंट्रा एंड इंटर. इन दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ.
सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है जिसका क्या नाम है, राम, और वो कहाँ पर खड़ा है, रूम में। ओके, सो राम इज स्टैंडिंग इन द रूम। हमें ये बोलेंगे राम इज स्टैंडिंग इन द रूम, कि राम कहाँ पर खड़ा है, एक रूम। ओके, अभी तक एक था तो हमने बोला राम इज स्टैंडिंग इन द रूम। बट आप सपोज कीजिए कि इसके आगे भी एक और लड़का खड़ा है और इसके पीछे भी एक और लड़का खड़ा है। कुछ भी नाम सपोज कर लेते हैं। यहां पर हम सपोज कर लेते हैं अभय, सपोज कर। तो अब हम क्या बोलेंगे, वी नॉट से राम इज स्टैंडिंग इन द करण एंड अभय। हम क्या बोलेंगे कि राम इज स्टैंडिंग बिटवीन करण एंड अभय, यानी जो हमारा राम है वो करण और अभय के बीच में खड़ा हुआ है। थ्रू द डायग्राम एक बार इसको देखते हैं। जस्ट सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है ये क्या होगा, इट इज इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, एंड द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इट मीन्स ये क्या हुआ, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस एंड इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। आफ्टर दैट इसके बाहर भी ये पूरा स्पेस प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। और अब इस स्पेस में भी क्या होगा, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। यहां तक क्लियर। अब हम देखते हैं इंटर वाले को। जस्ट सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर एक सेल थी, हमारे पास देयर इज अनदर सेल। अब यहाँ पर ये जो फ्लूइड रहेगा, एक्चुअली इट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, बट नाउ बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, so this space is called as interstitial space, and the fluid which is present in this space is known as interstitial fluid. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।